ओके जी, स्टार्ट करते हैं, आज लेट हो गया। तो कल हम लोग बेसिक कुछ फॉर्मूला देखे थे ना, जैसे एक ये मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है। अगर यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी डेटा ऐसे मोड एक ही है, तो मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल रिलेशन इसको, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, है ना। बताइए क्या जानते हैं आप लोग। Mode equal to 3 median minus 2 mean. ठीक है ना। ओके, तो इसका रेस्ट्रिक्शन ये है कि मोड यूनिक होने चाहिए, है ना, उसके लिए है। तो इसे निकाल लेंगे, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या था सिलेबस में, अभी तो हम लोग बेसिक जो देख रहे थे, आज इसको मैं डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट कर लेंगे, कुछ खास है नहीं उसमें। तो ठीक है, हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये तो कल हमने ये बेसिक देखा था, इसका मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्क्यूनेस कर्टोसिस यही डिफाइन करना है। और यहाँ एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा मतलब यही है कि कोई क्वेश्चंस है, मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जैसे कुछ डेटा आपको दे रखा है, तो उसमें मीन मीडियन मोड निकालो, स्क्यूनेस कर्टोसिस फाइंड करो, एंड देन, है ना, वो है। तो इसका फॉर्मूला जस्ट देख लेते हैं क्या है। सो ये तो रिलेशन हो गया। रेंज कल लिखाया ही था, क्वार्टाइल डेविएशन भी कल लिखाया था ना। तो रेंज था मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो रेंज ऑफ डेटा होता है। अभी मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ x1 x2 xn इस डेटा के लिए। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होगी तो जस्ट xi के साथ fi मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्मॉल n की जगह कैपिटल n हो जाएगा, जहाँ कैपिटल n समेसन fi होगा, फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो रेंज हमने कल देखा ही था। मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या है, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है। तो रेंज तो सिंपल था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्वार्टाइल डेविएशन क्या था, ये कल लिखाया था ना, Q3 माइनस Q1/2। अब ये फाइंड कैसे करोगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ अभी मैं। सो हाउ विल यू फाइंड दिस क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है ना, वो है क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, ये भी कल लिखाया था, मीन डेविएशन अबाउट नंबर ए, तो ये है 1/n समेसन xi-a, ये था। और कई बार होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब एवरेज, तो ये रहेगा दिस। ये कुछ फॉर्मूला है। एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते ही हैं। वेरिएंस भी हमने डिफाइन किया था कल, 1/n समेसन xi-x बार होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाएगा इसी का स्क्वायर रूट। अब कोई डेटा दिया होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आप ये सब फाइंड कर पाएंगे, है ना, सिंपली। जैसे मैं एक क्वेश्चन अगर लिखूं और आपसे पूछता हूं क्या होगा। एक क्वेश्चन डेटा आपको दे रखा है, कंसीडर ऑब्जर्वेशंस, और जैसे नंबर्स दे रखा है 15, 20, 22, 28, ठीक है, एंड 35, 27, 44, 48, 50, 55 एंड 60, ये एक डेटा है। अब आपको बोल बोल रहा है कैलकुलेट करो। जैसे पहला मैं सिंपली, मतलब ऐसा कुछ खास तो है नहीं, एक्स बार निकालना, फिर सिग्मा स्क्वायर सब निकाल लोगे ना, सिग्मा क्या है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कुछ खास नहीं है, बेसिक है। मेनली आएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वांटाइल क्या है, व्हाट इज अ फर्स्ट क्वांटाइल। इसमें फर्स्ट क्वांटाइल कौन सा नंबर है, फर्स्ट क्वांटाइल
ये क्या है? फिर पूछेगा थर्ड क्वांटाइल मीडियन, मतलब सेकंड क्वांटाइल जो होगा मीडियन होगा, कि व्हाट इज सेकंड क्वांटाइल, ये क्या है? थर्ड क्वांटाइल क्या है? फोर्थ क्वांटाइल क्या है? निकाल पाएंगे? तो मेरे लिए यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड क्वांटाइल चाहिए ना मैं। या मैं सीधा सीधा पूछ लूंगा ना, तो अभी सेकंड क्वांटाइल में तो मीडियन है, थर्ड निकाल लो, थर्ड क्वांटाइल। और आपसे पूछे क्वांटाइल डेविएशन क्या है? क्वांटाइल डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या है? तो ये सब आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये भी 9, 10, 11, 12 वाली बुक में आपको मिल जाएगी, और गुप्ता बोर्ड में भी होगा, ठीक है। बट आप अभी कैलकुलेट करके देख लो चाहो तो, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अबाउट मीन ही होगा, अगर सिर्फ मीन डेविएशन पूछ रहा है आपसे तो मतलब ऑब्वियसली अबाउट मीन ही होगा, ठीक है। ये क्या आएगा? सर मीन तो 36.72। मतलब ये जस्ट कैलकुलेशन, अभी जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया हूँ, बट ये आप बाद में भी कर सकते हैं, अगर ना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। सब लोग कॉल कैलकुलेट करके देख लेना जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे मीडियन मोड इस तरह से पूछ सकता है ना, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो जस्ट पूछ लेगा इस तरह। अभी हम असाइनमेंट हो सकता है आज आ जाएगा, तो जैसे डिफरेंशियल क्वेश्चन भेजा था वैसे डिस्क्रिप्टिव का आज रात तक या कल तक आ जाएगा, तो फिर डिस्कस करेंगे अभी। ओके, मैं अगला टर्म डिफाइन करता हूँ, स्क्यूनेस का क्या डेफिनेशन है, या अगर मैं बात करूँ कि हाँ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, Skewness, lack of symmetry. हाँ स्क्यूनेस इज लैक ऑफ सिमेट्री, क्योंकि स्क्यूनेस सिमेट्री को बताता है, कर्टोसिस क्या टेल को बताता है ना। डेफिनेशन क्या है? ये इसमें कुछ और रिजल्ट, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन अगर आपको लिखना हो, इस गुप्ता को ना सारे फॉर्मूला है, तो ये तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। मैं कुछ और रिजल्ट दिखा देता हूँ फॉर्मूला, फिर देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आए हैं उसमें। जैसे इसमें पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन क्या होगा, द कोएफिशिएंट
ऑफ डिस्पर्सन ये निकालना है। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट है ना, आपके पास मेजर्स हैं, डिफरेंट मेजर्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे बोलेगा द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड ऑन रेंज, है ना। तो इसको शॉर्ट में हम CD लिखेंगे। मान लो अभी शॉर्ट में ये लिख दूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन दिस। तो पहला जैसे फॉर्मूला अगर लिखूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड ऑन रेंज, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो अगर ये फाइंड करोगे आप तो ये होगा जो भी मैक्सिमम होगा मैक्स माइनस मीन अपॉन मैक्स प्लस मीन। ये जस्ट कुछ आइडेंटिटीज हैं बेस्ड ऑन रेंज। तो रेंज क्या होता है? मैक्स माइनस मीन के टर्म में। एंड ये जस्ट होता है, वो सारे फॉर्मूला है ऑलरेडी, ठीक है ना, वही जस्ट मैं लिखा रहा हूँ। सेकेंड है बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन, है ना, दिस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन, ये इन टर्म्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन के टर्म में क्या फॉर्मूला है? तो इसका जो फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये जस्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। फिर सर इनमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते? हाँ, परसेंटेज में निकालने के लिए जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू तो डेसिमल में आ जाएगी, बट यू वांट इन परसेंटेज, तो फिर आप इंटू 100 करेंगे। जैसे मान लो 2 पॉइंट ऐसा कुछ आ गया, 0.2 आ गया, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दैट परसेंटेज, ठीक है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई तब करेंगे जब परसेंटेज में आपको आंसर चाहिए, अगर नंबर चाहिए तो जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे बोलेगा कि तीसरा है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन या बेस्ड ऑन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट, मान लो ए कोई नंबर है इसके टर्म में, तो इसका क्या रिजल्ट है ना, ए की जगह एक्स बार भी हो सकता है। सो मीन डेविएशन अबाउट ए, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा कि मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या होता है? तो यहाँ से आएगा 1/n, तो कैंसिल हो जाएगा बाद में, सीधा सीधा मॉड एक्स आई माइनस ए आई फ्रॉम 1 to n, और अपॉन आएगा 1/n समेसन किससे डिवाइड करेंगे? एक्स आई। समेसन एक्स आई। सर एवरेज से। हाँ, किसका एवरेज? सर जो मीन डेविएशन जिससे कैलकुलेटेड हुआ है। तो किससे हमने ए से कैलकुलेट किया ऐसे, तो क्या बनेगा? सर समेसन एक्स आई माइनस ए बाय समेसन एक्स आई गेस। नहीं, ए का तो रोल होगा यहाँ पे ना। आई थिंक यहाँ पे होगा जस्ट एक्स आई माइनस ए।
पता नहीं क्लियर नहीं लिखा है ना। तो एवरेज फ्रॉम विच इट इज़ कैलकुलेटेड, फ्रॉम विच इट इज़ कैलकुलेटेड मीन्स व्हाट, किसके एवरेज से हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, तो 1/n कैंसिल हो जाएगा। ये जस्ट समेशन एक्स आई ऐसा कर देंगे। आई थिंक इसमें क्लैरिटी नहीं, इसको भी रहने दो है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एवरेज, किसका एवरेज लेना है। अगर 1/n समेशन एक्स आई लिखूंगा तो क्या आएगा, सो ऐसा अगर लिखेंगे आप है ना, यहाँ 1/n होता है तो 1/n कैंसिल हो जाएगा, सो 1/n और एवरेज अगर आप लिखेंगे जिसका एवरेज है, सो 1/n समेशन एक्स आई होता, तो 1/n टाइप का कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब यही रखते हैं क्योंकि एवरेज ही बोला हुआ है ना, एवरेज फ्रॉम विच इट इज़ कैलकुलेटेड, तो एवरेज तो यही होना चाहिए 1/n होता, लेकिन वो हमने तो जैसे इसने लिखा ना मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन में यहाँ 1/n आता है, तो यहाँ भी 1/n आता तो एक्स बार हो जाता, तो वो 1/n हमने कैंसिल करा दिया। ठीक है, तो इससे आ जाएगा। ओके, जो फोर्थ वाला इसने दे रखा है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन या अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो वही आ जाएगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के इक्वल आ जाएगा, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना आएगा इसका, सिग्मा अपॉन एक्स बार, यही है ना। तो ये फॉर्मूला है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के इक्वल है, और 100 से मल्टीप्लाई तब करेंगे जब आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए, तब 100 से मल्टीप्लाई होगा इसमें। बाकी मोमेंट्स अगर आप डिफाइन करोगे तो मोमेंट्स वैसे ही है। हेलो सर। जी जी। सर वो जो मीन डेविएशन वाला नहीं था, वो हाँ। मीन डेविएशन बाय एवरेज, सर वो वाला एक्स बार ही होगा, मैं जो बोल रहा था। तो एक्स बार तो मीन वही एक्स बार ही लिख रहा हूं मैं, तो एक्स बार जब लिखोगे ना, जैसे आप यहाँ जी जब एक्स बार लिखोगे तो मुझे यहाँ 1/n भी लिखना पड़ेगा ना, जी जी, वही चीज़ है ना, तो एक्स वो कैंसिल हो गया वही क्योंकि सब बोल रहा था। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि मीन डेविएशन जब लिखते हैं ना तो मीन डेविएशन 1/n आता, 1/n मैंने कैंसिल करा दिया एक्चुअली। ठीक है, तो वही बात है, जी वैसे सर। लिखना चाहे तो भी ठीक है, तो इस तरह से भी चल जाएगा, अपॉन एक्स बार। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, डेटा होगा उसके करस्पॉन्डिंग यूज करना है। कुछ और नेक्स्ट में फॉर्मूला लिखा देता हूँ। बाकी मोमेंट जैसे अगर मैं सिंपल बात करूँ कि x1 x2 xn नंबर है, जैसे आप x बार निकालते हो, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में रॉ मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है मोमेंट अबाउट ए, है ना, अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, जैसे आरएथ क्या सेंट्रल मोमेंट, आरएथ सेंट्रल मोमेंट, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, सिग्मा x माइनस एक्स बार की पावर r अपॉन n। अभी हम फ्रीक्वेंसी 1 लेके चल रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी एफ आई होगा तो एफ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अभी जो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला उसमें फ्रीक्वेंसी 1 लेके चल रहा हूँ, तो उस केस में 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इसकी पावर आर, ये रहेगा। और जैसे कई बार इसमें जो वो टर्म यूज किया हुआ है इस बुक में
rth मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए, है ना। तो अगर उसको लिखेंगे, जैसे ये इसको डिनोट करता है, तो इसको इस बुक में ये म्यू आर से डिनोट कर रखा है, गुप्ता कपूर वाले बुक में, है ना। और आगे जो लिखता है कि rth मोमेंट अबाउट अ नंबर ए, जैसे कोई गिवन नंबर है ना, rth मोमेंट अबाउट सम गिवन नंबर, है ना, अबाउट अ नंबर, मान लो कोई स्मॉल ए है, तो इसका डेफिनेशन जो लिख रखा है, अगर फ्रीक्वेंसी में 1 लेके चल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी अगर कुछ होगा तो यहाँ एफ आई हो जाएगा इस तरह से। तो एक्स आई माइनस ए इसकी पावर आर, यही है। और इसको इसमें ना इसने डिनोट किया हुआ, जो गुप्ता कपूर वाली बुक है, इसको इसमें डिनोट किया है इससे, देखो। अब ए हो सकता है मीडियन है, या कभी मोड है, या कोई और नंबर है, एक्स बार है तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो इस तरह से इसने डिनोट किया है नोटेशन। जहाँ पे एफ को मैं 1 लेके चल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी सबकी 1 है, तो इसलिए मैं उसके करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे म्यू 1 किसके इक्वल आएगा, और म्यू 2 किसके इक्वल है, और म्यू अगर मैं बात करूँ 0, म्यू 0 किसके इक्वल होगा, डैश नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट म्यू, है ना। तो इसमें अगर आप आर को 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आर को 0 रखिए तो 1 1 1, है ना, 1 हो जाएगा ये। अगर आर को आप 1 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा म्यू 1 का, म्यू 1 की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कीजिए। और म्यू 2 किसके इक्वल है, सर म्यू 1 तो हमेशा 0 होता है। हाँ म्यू 1 0 आएगा, क्योंकि आप समेसन खोलेंगे, समेसन एक्स आई एन एक्स बार माइनस एन एक्स वाई 0 आ जाएगा। म्यू 2 किसके इक्वल आएगा, म्यू 2 तो वेरिएंस है ना, तो ये आपका वेरिएंस ऑफ दैट नंबर से डेटा है, ठीक है। सो वेरिएंस, ये इसको जस्ट सिग्मा स्क्वायर, ये एस स्क्वायर भी लिखते हैं लोग, तो इस तरह से, लेकिन एस स्क्वायर हम एस्टिमेशन में सैम्पल वेरिएंस यूज करते हैं। अब कुछ रिलेशन इन्होंने बना रखा है कि म्यू 2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, है ना, उसको प्रूफ किया जा सकता है। ये सब काम का नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ना, ज़रूरत नहीं है ये सब की। जैसे यहाँ पे स्क्यूनेस को, जो अब मैं स्क्यूनेस का उस फॉर्मूला लिखता हूँ, तो ये तो बस एक कुछ बेसिक टर्म्स था जिसके इसकी जरूरत में भी आगे पड़ेगी, तो उसको देखेंगे। स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला है, तो मैं इससे आता हूँ। तो जो पहला फॉर्मूला इसका है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स के करस्पॉन्डिंग है, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है, जैसे इसमें बोला गया है कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, है ना, तो या स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो ये क्या है बताइए, द मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, तो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, है ना। जनरली हम लोग अगर ऐसा लिखें एक्स बार माइनस, इसको मान लो एम नॉट लिख दूं मैं, और इसको सिग्मा, तो ऐसा लिख सकते हैं, एम नॉट वहाँ मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। अब कोई डेटा देगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा एवरेज, फिर मोड निकालना पड़ेगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड कर दो। तो मैंने फॉर्मूला याद होने चाहिए। जो दूसरा इस पे रिजल्ट है, फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला जो बताता है ये कि, है ना, बाउलीज, प्रोफेसर बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो और देखोगे ज़्यादातर सीयूटी में क्या कर रखा है, आप पीवाई को भी देखोगे आप, तो उसमें यही फॉर्मूला 4 ऑप्शन बना रखे हैं। आपको सीधा से यही पूछ लेगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, 4 ऑप्शन बना देगा, आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं। डेटा बहुत ज़्यादा दिया नहीं, मतलब
बड़े अर्ली ऐसा क्वेश्चन मिलेगा सीयूटी में जहाँ आपको डेटा दिया और पूरा कैलकुलेट करना हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है, डेफिनेशन ही पूछ लेता है। सो बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, अभी हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, ईयर वाइज भी सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, सीयूटी का पीवाईक्यू जो है ना वो भी अपलोड हो जाएगा, तो इसको पूछता हूँ मैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, आगे देखो। हाँ, सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है इसका? तो इसका जो फॉर्मूला है इसमें क्या दे रखा है देखो, थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस, तो Q3 2 into प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। quarter 2 सो 2 इसको मीडियन लिख देता हूँ, MD या मीडियन, जस्ट अगर शॉर्ट में D लिख रहा हूँ वो second मतलब। quartile होता है, हाँ 2 into second हाँ quartile होता है। हाँ, वही बात है, सेकेंड क्वार्टाइल ही मीडियन है। ठीक है, क्वार्टाइल लिख लो। सो आपको पता है ना, सेकेंड क्वार्टाइल ही मीडियन है। जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है वो मिडिल वैल्यू है ना, तो सेकेंड क्वार्टाइल इज मीडियन, चाहे कहीं भी, मतलब सेकेंड क्वार्टाइल और मीडियन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो आप मीडियन लिखो या सेकेंड क्वार्टाइल लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। Q3 माइनस Q1, क्योंकि जो है ना, जैसे मैंने बताया था डेटा है, तो यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो यही मीडियन है। जो आपका Q2 है वही मीडियन है, जो डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो सेकेंड क्वार्टाइल एंड मीडियन आर सेम। सो ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको 4 क्वार्टाइल निकालना होता है, तो रैंडम वेरिएबल में CDF के थ्रू करते हैं। यहाँ पे आपको डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ेगा। सो इसमें ये फॉर्मूला होता है 1/4 n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, है ना। सो n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 4th, ये फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाता है। फिर 2/4 इंटू में n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, 3/4 इंटू n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, तो इससे आपको वो मिल जाता है क्वार्टाइल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है बाउलीज कोइफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2 टाइम सेकेंड क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट फॉर्मूला इसका है तीसरा वाला जो है, इसमें क्या है जी, बेस्ड अपॉन मोमेंट, कोइफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन मोमेंट्स, तो क्या आएगा? जो तीसरा बताता है बीटा 1 एंड गामा 1। मोमेंट्स, तो ये आपका है कितना, जो फॉर्मूला दे रखा है सर बीटा 1 mu3 स्क्वायर अपॉन mu2 क्यूब। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? और सर गामा 1 भी होता है, हम्म गामा 1 स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1। इसमें तो कुछ और लिख रखा है। यहाँ पे जो है, पहले तो बीटा का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा? बीटा 1 आपका μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, हाँ
ठीक है, तो बीटा हम डिफाइन कर लेते हैं। एंड ये तो एक नोटेशन है, पर इसका फॉर्मूला लिखिए। तो आप जो बता रहे हो बीटा, आपके बीटा बता रहे हो कि ये जो एक टर्म आता है पियर्सन बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट, तो उसको लिखेंगे ना, जैसे वो तो इसमें यूज हो रहा है। या इसको पहले लिख दूं मैं? तो एक काम करते हैं, ये जो है पियर्सन्स बीटा कोएफिशिएंट्स, ये एक टर्म है ना जिसका डेफिनेशन क्या है। तो जैसे बीटा 1 क्या होगा बताओ, और बीटा 2 क्या होगा, क्या इसका फॉर्मूला है? Beta 1 mu 3 square upon mu 2 cube. सो म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब, और बीटा 2 क्या है? Mu 4 upon mu 2 square. म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर। तो ये आपको याद आएगा, म्यू क्या है, तो म्यू हमने पहले अभी डिफाइन किया है ना। यहाँ जो म्यू था ये डिफाइन किया था ना हमने यहाँ पे। तो म्यू को यहाँ पे डिफाइन किया है, ये है म्यू आर, आरएथ मोमेंट, सेंटर मोमेंट, तो इसको यूज़ करना है, ये नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये बीटा 1 है, बीटा 2 होगा। फिर पियर्सन्स गामा कोएफिशिएंट क्या होता है? पियर्सन्स गामा कोएफिशिएंट, इसका क्या डेफिनेशन है? तो गामा 1 इज इक्वल टू व्हाट एंड गामा 2 इज इक्वल टू व्हाट? Gamma 1 is square root of beta 1. पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1। तो ये पॉजिटिव, Gamma 2 beta 2 minus 3. तो ये आपके पास है बीटा 2 माइनस 3। ओके, ठीक है जी। तो मोमेंट, जो मोमेंट्स हैं म्यू 1 म्यू 2, म्यू आर था आरएथ मोमेंट, आरएथ सेंटर मोमेंट, तो सेंटर मोमेंट से बीटा 1 बीटा 2 निकल जाएगा, और बीटा 1 बीटा 2 से गामा 1 गामा 2 निकल जाएगा। और इसके हेल्प से ये फॉर्मूला बनाया गया है, स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन मोमेंट्स। तो इसका क्या फॉर्मूला है? ये जो लिखा है इन्होंने यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन मोमेंट इज, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन मोमेंट। ये तो कोएफिशिएंट की वैल्यू थी, मतलब वो डिफरेंट कोएफिशिएंट्स का ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन मोमेंट्स। इन मोमेंट्स के टर्म में ये जो फॉर्मूला लिख रखा है रूट अंडर बीटा 1, मतलब वही गामा 1 हो जाएगा ना ये, तो ये बीटा के टर्म में ही लिख रखा है। अच्छा एक बार चेक करना क्या है, मैं देखता हूँ। इसने बीटा के टर्म में लिख रखा है रूट अंडर बीटा 1। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम इनटू रूट अंडर बीटा 1 इनटू में आपके पास है बीटा 2 प्लस 3। सो यहाँ है बीटा 2 प्लस 3 अपॉन 5 बीटा 2 माइनस 6 बीटा 1 माइनस 9 इंटू 2। सो 5 बीटा 2 माइनस 6 बीटा 1 माइनस 9। अच्छा इसको अगर गामा में लाओगे तो क्या होगा देखो, अगर आप इसको गामा में लाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो जाएगा। सो ये तो गामा 1 है न्यूमरेटर में, है ना, और बीटा 2 प्लस 3 कर रखा है ना, तो फिर ये गामा 2 के टर्म में तुम ला सकते हो इसको। क्या आ जाएगा, बीटा 2 की जगह गामा प्लस 3 तो प्लस 6 हो जाएगा। और वैसे लिखना चाहो तो गामा के टर्म में, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है, गामा 1 गामा 2 प्लस 6, और यहाँ वैसे आ जाएगा। अगर ब्रेक करना चाहो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, है ना, तो वैसे ही छोड़ सकते हो आप, बीटा के टर्म में ही आ जाएगा। ये तो ये रिपीट कर लो यही चीज़ है कि 2 टाइम 5 बीटा 2 माइनस 6 बीटा 1 माइनस 9, ठीक है, यही है। तो ये कुछ फॉर्मूला है, इसको कैलकुलेट करना है, देख नंबर्स लिख देता हूँ या तो कुछ, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर कर्टोसिस का क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पे,
ये तो स्क्यूनेस था ना। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कर्टोसिस, मैंने स्क्यूनेस के 3 अलग अलग मेजर के टर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे था कार्ल पियर्सन्स का फॉर्मूला क्या है, बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है ना, एंड देन तीसरा हमने ये लिखा है। नेक्स्ट है कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या होगा, ये है। तो इसका क्या है फॉर्मूला, बताओ जी, हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ कर्टोसिस। β2 Yes, sir. है ना, β2 इसका फॉर्मूला है। सो β2 जो कर्टोसिस का ही फॉर्मूला है एक्चुअली। सो इसका फॉर्मूला क्या था, μ4/μ2 स्क्वायर, है ना। और γ2 को वही β2-3 लेते हैं ना, मतलब इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टेड या तो इसका जो मेजर है ना, मेजर ऑफ कर्टोसिस जो β2 से ही डिफाइन हो जाएगा। तो इसको अब इसमें कुछ ग्राफिकल है ना, तुम वो लिख सकते हो। तो इसका जो मेजर है, इसका जो है ये β2 से ही, β2 क्या था, तो यहाँ पे जो β2 है μ4/μ2 का होल जी, μ4/μ2 स्क्वायर, ये है। तो इससे ही मेजर हो जाएगा। और जैसे अब जैसे ग्राफिकली आप समझोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो स्क्यूनेस है वो आपको रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिसिटी को। अगर स्क्यूनेस मान लो 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो डेटा सिमेट्रिक है, वहाँ मीन मीडियन मोड सेम आएगा। और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो स्क्यूड है, स्क्यूड मतलब नॉन सिमेट्रिक है। तो उसमें 2 टर्म आता है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, इस तरह के टर्म्स है ना। तो उसमें ग्राफिकली बनाता हूँ। और कर्टोसिस क्या बताता है, मेनली ये नॉर्मल के टर्म में डिफाइंड होता है ना, कि जैसे कुछ है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप ग्राफ बनाओ, मान लो ये नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ है ना जिसका टेल ज़्यादा हो, और एक हो सकता है इसका टेल नॉर्मल से कम हो, इस तरीके से कुछ डिफाइंड है ना, मान लो रफली इस तरह से कुछ ऐसा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या नाम देते हो तुम लोग, वैसे कुछ नाम रहता है। नॉर्मल हो क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल वाला कर्व है उसको, Mesocardic. हाँ मेसोकर्टिक कर्व। और इसके ऊपर जो है लेप्टोकर्टिक लेप्टोकर्टिक, और जो इसके नीचे वाला कर्व है वो है ना Platycardic. प्लेटिकर्टिक, है ना। सो ये है इसका नेम है इसके अकॉर्डिंग। बट हमें मुझे लगता है मैथमेटिकली इसको यहाँ देखना है, सो इससे आ जाएगा। तो मेनली ये फॉर्मूला हो गया। कुछ क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चंस कुछ लिखता हूँ अभी इसको देखते हैं। तो बस मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है, कल भी ऐसे ही। अब बाकी क्वेश्चंस है, अभी देखते हैं पीवाईक्यू में, देखो कैसे क्वेश्चंस है और उससे हम लोग करते हैं। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम कैलकुलेट करो। अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर तुम्हें दो डेटा पॉइंट है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे, तो निकाल लोगे ना। जैसे तुम्हारे पास इस तरह का 2 डेटा है, तो ये बोलना जा रहा है कि मान लो x1 x2 xn है और y1 y2 yn है, इस तरह से 2 कॉलम है ना। जैसे मान लो ये x डेटा है और ये y है, x1 x2 xn, और यहाँ है y1 y2 yn।
सो हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है रिग्रेशन में जो पढ़ते हो तुम लोग, क्या आता है, n into sigma xy minus sigma x into sigma y upon square root of n into sigma x square minus sigma x का होल स्क्वायर into square root n sigma y square minus sigma y का होल स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे या तो इसको, जैसे वो बता रही है एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो जैसे ये हो गया और अपॉन में अलग अलग लिख सकते हैं ना। तो अपॉन में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ समेसन, ऐसा कर दूं, शुरू में तो हालांकि 1/n होता है, तभी मैं अगर इन जनरल फॉर्म में लिखूं, ये वैसे ही है कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, कोवेरियंस एक्स वाई के बीच का अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स लिखोगे सो 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और यहाँ 1/n समेसन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो अपने हिसाब से, तो अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा रिड्यूस कर लोगे, जो बता रही थी वैसा आ जाएगा, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। कि इसको हम ओपन करके वैसा भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये आएगा 1/n समेसन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, उसको ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है जी, देखो बाकी ऐसे डिनोमिनेटर को भी ओपन किया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और यहाँ से अगर n कॉमन लेके हटा दोगे, √1/n √1/n हो जाएगा। तो कहना समझ रहे हो ना, इसको तुम सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये तुम हटा सकते हो और ये हटा सकते हो, इसके बदले ये हट जाएगा। ठीक है, अब बाकी सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है ना, तो बाकी अलग अलग फॉर्म में याद होगा, तो ये एक फॉर्मूला है। अब मैंने इसको कैलकुलेट करना, बट मुझे लगता है कि ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएगा कि आप कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला याद रखो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैं लिखूंगा तुम्हें ये टर्म निकालना पड़ेगा इसमें डेटा में, फिर उसको ये टर्म अलग अलग फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेटा में कैसे निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, है ना। अच्छा, एक दो और जैसे टर्म आता है, ये तो था कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वो क्या होता है, जैसे इसी में बोलूं कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये तो आपका इसका फॉर्मूला था। ठीक है, अब आएगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो पहले यहाँ पे आपको रैंक समझना पड़ेगा कि क्या होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंक। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर रैंक 1, फिर उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है, तो रैंक 2 3 4 एंड सो ऑन, जो लार्जेस्ट होगा उसका लास्ट रैंक, मान लो 10 डेटा पॉइंट्स है, लास्ट वाले का रैंक 10 होगा। रैंक मतलब मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आप रैंक कर दो उसको, तो उस तरीके से है। तो इसमें एक फॉर्मूला तो ये होता है, इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला जी, तो ये आता है 1 - 6 टाइम समेसन DI स्क्वायर अपॉन n³ - n, ये आएगा। अब ये DI क्या है, वेयर
R2 minus R1. R2 क्या है? सही है, हाँ R2 माइनस R डी आई क्या है? तो R2 है रैंक ऑफ xi माइनस रैंक ऑफ yi, ठीक है। तो इसमें मेनली ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब देर इज नो टाई रैंक्स, मतलब नो टाई रैंक का मतलब हो गया कि एक्साइज में कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, मतलब ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो इसमें कहता है कि सो डी आई इज डिफरेंस ऑफ रैंक, ठीक है। एंड यहाँ पे ये है, तो ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जैसे ये पहला है। मैं दूसरा बात करूँ, मान लो ऐसा है, इफ ऑल एक्स आईज आर डिस्टिंक्ट देन ये फॉर्मूला है। और इसी का दूसरा एक फॉर्मूला भी आता है। सो ये है ना, इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला है अगर कुछ एक्सरसाइज रिपीट कर जाए, तो मैं इसका एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ तो शायद समझ आएगा। कैलकुलेट करके देखो, एक छोटा सा डेटा लिखता हूँ, दोनों निकालो अलग अलग। और अगर मान लो कोई एक्सरसाइज रिपीट होता है तो होगा क्या उस केस में? फिर रैंक इक्वल होगा, रैंक को एवरेज ले लेते हैं। रैंक मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा। सो ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है। तो उस केस में जो फॉर्मूला है इसका, इसका बाद तीसरा फॉर्म लिख देता हूँ। इफ सम एक्सरसाइज आर रिपीटेड, है ना, एक्सरसाइज आर रिपीटेड, देन हमें क्या चाहिए? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा जी? उस केस में क्या फॉर्मूला होगा? ये तो बनेगा ही, 1 माइनस 6 बाहर है एंड 6 अपॉन n क्यूब माइनस n, और यहाँ आएगा समेसन डी आई स्क्वायर माइनस, अब जो भी जितने डेटा रिपीटेड है, मान लो कोई x1 3 बार आ गया तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी, मल्टीप्लिसिटी। तो ये m यहाँ मल्टीप्लिसिटी है, तो यहाँ आ जाएगा m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, तो भाई m क्यूब माइनस m। सो यहाँ पे जो है m क्यूब माइनस m अपॉन 12। अब जितनी भी मल्टीप्लिसिटी होगी, जैसे मान लो दो डेटा एक जैसा है, मतलब अगर x1 2 बार रिपीट हो रहा था, मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई, तो यहाँ हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12। कोई अलग नंबर है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो बाद में फिर से उसको 3 के लिए करना होगा। तो जितनी भी मल्टीप्लिसिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये एक पे एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, या बाकी चीज़ों पे भी देखो। इसे फॉर्मूले में कोई डाउट है तो पूछो। डी आई या रैंक, अब रैंक कैसे निकालेंगे तो एक क्वेश्चन लिख लो, बेटर समझ आ जाएगा। सर m क्यूब माइनस m बाई में क्या है? 12 ये आपका 12 1 2। सर ये m के साथ समेशन क्या डिनोट कर रहा है? जितनी मल्टीप्लिसिटी है उतनी बार करना है। मान लो एक नंबर दो, मतलब एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ 2 होगा। अगर कोई दूसरा नंबर है 4 बार रिपीट हो रहा है तो फिर m को 4 भी रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग सम करना है। जहां जहां रिपीटेशन है मल्टीप्लिसिटी पे सम होगा। सर डी क्या है? d इज दिस रैंक ऑफ xi माइनस रैंक ऑफ yi, डिफरेंस ऑफ रैंक। अब रैंक क्या है? रैंक स्मॉलेस्ट को रैंक 1, उसके रैंकिंग मतलब मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग रैंक कर देंगे, तो वो रैंक है। जैसे एक छोटा सा, चलो नंबर ले, मतलब छोटा डाटा ले लेते हैं आसान। मान लो x इधर है, y इधर है, 4 5 नंबर ही लेता हूँ। अब उससे निकाल कर देखो क्या आता है।
जैसे y है यहाँ ले लिया है ना, चलो 5 ले लेते हैं पेयर। जैसे यहाँ 2 3 1 0 मान लो 5 है, और यहाँ पे ऐसे ही 1 2 0 1 2 लेट्स से। तो ये पॉइंट्स हैं एक्स आई वाई आई, जैसे 2,1 एक पॉइंट है, 3,2 एक पॉइंट है, 1 0 0 1, इस तरह पॉइंट्स हैं। अब आपको इसमें पूछा जाए कि बताओ मुझे दोनों निकालो, व्हाट इज द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड पहला, है ना। अब हो सकता है मुझे तो ऐसा लेना चाहिए कि एवरेज इजी हो जाए, रुक जो देख लेता हूँ। सो सर एक्स और वाई दो अलग अलग डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, एक्स वाई दो अलग अलग डेटा है, उन्हीं के बीच हम कोरिलेशन क्या करता है कि रिलेशन ढूंढता है कि दोनों डेटा कैसे रिलेटेड है। हाँ, तो ये पॉइंट्स हैं लाइक x1 y1 एंड सो ऑन xn yn। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं कि ये जो xi y है इनके बीच में क्या रिलेशन है, कितना कोरिलेशन है, वो निकाल रहे हैं। अलग अलग डेटा है इस तरीके से। सो है ना, यहाँ भी ये लिखा है, यही मतलब है कि पॉइंट्स हमारे पास है x1 y1 एंड सो ऑन, वी हैव पॉइंट xn yn। तो उसमें हम फाइंड कर रहे हैं कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है इनके एक्स आई वाई के बीच का, मतलब एक्स वाई के बीच का ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं हम लोग। और वही दूसरा फॉर्मूला स्पीयरमैन ने दिया है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नंबर लो कि एवरेज इजी हो जाए ना। तो इसमें क्या है 3 3 6, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से तो ज़्यादा होगा। तो ऐसा नंबर लेते हैं ना कि एवरेज निकालना आसान हो। तो अभी के लिए मान लो इसको मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 6 है, तो इसको कुछ ऐसा कर दो। ठीक है, अब ठीक है, तो ये फाइंड करो जरा कि व्हाट इज द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड व्हाट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, निकालने की कोशिश करो। ये क्या होगा, एंड दूसरा पार्ट है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा। ये फॉर्मूला लिख लो, इसमें यूज करो इसको। सर दो वैल्यू सेम है तो रैंक कितना लेंगे। रैंक फिर उसका एवरेज हो जाएगा। Okay, हाँ, जैसे मान लो अभी 0 का रैंक 1 होगा, 1 1 दोनों इक्वल हो गया, तो 2 रैंक होना था 2 3, तो दोनों इक्वल है तो रैंक इक्वल असाइन करेंगे। तो इक्वल असाइन करेंगे तो 2 और 3 का एवरेज क्या है 2.5 2.5, तो रैंक 2.5 2.5 रहेगा वैसा।
सर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट 0 आ रहा है। अच्छा ओके, तो ये 0 आ गया। स्पीयर में निकालो जी। सर मेरा 0 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? सर सर मेरा तो 0.58 बहुत आ रहा है। आ रहा है। 0.58। 0.58, चलो एक का 0.58 आया। बाकी लोग? तो इसमें हमें क्या करना होगा? हमें निकालना होगा, जैसे पहले निकालने के लिए x बार निकालना पड़ेगा। है ना, 53 आ जाएगा एंड यस y सर। बार 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जैसे पहले न्यूमरेटर निकालते हैं, तो जैसे एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई, अब टेबल बनाए कर सकते हैं, इजीली कर पाएंगे, ये है टेबल बनाए करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो टेबल बना लोगे तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे है मेरे पास, लेट से ये एक्स आई है और ये वाई आई है, ऐसे टेबल में इजी रहता है। 27105 इस तरह से है। सो अब जो भी ज़रूरत है वो फाइंड करते चले जाओ। ये हो गया। सो नाउ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, तो इस तरह से, तो जैसे एक्स बार हमारा 3 और वाई बार है 2, तो घटाइए, तो ये -1, ये 4, ये -2, ये -3 और ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही वाई आई माइनस वाई बार कर लेंगे, तो और यहाँ से फाइंड करेंगे, वाई माइनस वाई बार 2 है, तो -1 0 -2 -1 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है ना, तो प्रोडक्ट इन दोनों का कर लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 0 4 3 8, ये प्रोडक्ट है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार वाला, ठीक है, देख लो। तो अब जैसे एक में था स्क्वायर करना था ना, स्क्वायर का सम, तो ये है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट किया, इसका सम निकालना है, फिर इसका स्क्वायर करके सम निकालना है, इसका स्क्वायर करके सम निकालना है। तो अगर मैं लिखूँ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अब ये करके सम निकाल लीजिए, तो 1 16 4 9 एंड 4, ठीक। फिर यहाँ से आ जाएगा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, सो 1 0 4 1 एंड 16, ये है। अब सम चाहिए तो सम यहाँ से निकाल लो आप, तो इसका सम कितना होगा? 17 नहीं 16 ना, तो यहाँ से 16 आ जाएगा, एंड इसका सम कितना होगा? तो ये ना 9 34, तुम लोग चेक करना भाई कैलकुलेशन, और ये 22, ऐसा कुछ आएगा देखो। तो उसके लिए तो जो कार्ल पियर्सन था कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो के कर देता हूँ, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये था सिंपली उसका समेशन 16 अपॉन रूट अंडर 34 एंड रूट अंडर 22, ऐसा कुछ होगा देखो जी। जीरो पॉइंट फाइव एटी आ रहा है। ठीक है ना। और दूसरा जब आप निकालेंगे
अब ये है कि दूसरे वाले में, ये तो पहले वाले का प्रोसीजर था, इतना थोड़ा लेंदी मतलब प्रोसीजर है ना, ये किया हमने अभी। अब पहले इसको अलग से निकाल लिया, इसको करके फिर हमने वैसा किया और सम कर दिया, तो टोटल सम हो गया, तो ये समेशन है। और दूसरा अगर आप देखोगे इसमें पहले आपको रैंक निकालना पड़ेगा, तो ईच एलिमेंट का रैंकिंग करना होगा इसमें, ठीक है। तो जैसे सर हाँ सर रैंक वाला जो फॉर्मूला है उसमें एम वो है ना जो हमारे रिपीटेड रैंक्स है। जी जी जी, रिपीटेड एक्साइज हैं, सिर्फ एक्साइज, रिपीटेड एक्साइज यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा। नहीं, एम बेस वहाँ पे रिपीटेड एक्साइज हैं, उसमें वाई आई का वो नहीं है, तो मेनली एक्साइज है यहाँ पे, वेयर है ना, एम है नंबर ऑफ रिपीटेड या मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्साइज, है ना, ऐसा समझ लो आप। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्साइज, सो एम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिसिटी एक्साइज, ठीक है, ये है। अब एम आई भी लगा सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जो एक बार आ रहा है तो उसमें अगर आप चाहो तो एम आई लगा लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आई फ्रॉम 1 to n तब भी चल जाएगा। तो जो एक बार आ रहा है वो खुद जीरो हो जाएगा सम में, जो ज़्यादा रिपीट होगा तो उस पर वैसा होगा, मल्टीप्लिसिटीज है ना, वैसा देखना है। तो एम मतलब वही मल्टीप्लिसिटी था एम का मतलब। सर 0.725। ओके, सो कार्ल पियर्सन और एक है स्पीयरमैन, रोएस कर देता हूँ इसको, स्पीयरमैन, है ना। तो यहाँ मुझे पहले रैंकिंग करनी, देखो तो छोटा नंबर है, ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, और यहाँ आएगा रैंक 4, रैंक 5, इस तरह से इसमें रैंकिंग करेंगे वाई आई में। सो रैंक 1 अब 2 3 होता, लेकिन रिपीट कर गया तो एवरेज लेना पड़ेगा। सो ये 2.5 2.5 ये इसका रैंक हुआ। फिर 3, अच्छा एक मिनट, तो 2 3 खत्म हो गया ना, तो 4 5 में जाएगा। सो 4 5 एक बार चेक कर लो। सो वाई में रैंकिंग होगा 1, फिर 2 3 सेम है, 2.5 हुआ, अब 4 से आगे जाएगा क्योंकि 2 3 उसके बाद 4 5 इस तरह से रैंक है। तो डी आई होगा उसके डिफरेंस, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं D1 निकालूंगा, इस क्वेश्चन में अगर हम फाइंड करें D1, तो डिफरेंस ऑफ x1 y1, रैंक का डिफरेंस x1 y1 का, तो 3 माइनस 2.5, सो ये 0.5। D2 जो दूसरा है उसमें xi रैंक माइनस वाई 5 माइनस 4 1। फिर D3, तो यहाँ से आपके पास आएगा थर्ड वाला जो है 2 माइनस 1। D4, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस 2.5, तो माइनस 1.5। एंड D5 जो आएगा हमारे पास फिफ्थ नंबर का 4 माइनस 5 माइनस 1। तो ये डिफरेंस ऑफ रैंक हो गया XI YI का, चेक कर लीजिए, यही था। सो यहाँ पे डे रैंक ऑफ XI माइनस रैंक ऑफ YI, करस्पॉन्डिंग XI YI का रैंक है, ये हो गया। और ये सब डिस्टिंक्ट है एक्साइज में, तो m की वैल्यू यहाँ हर जगह m मोर देन 1 कहीं नहीं है, एवरीवेयर m इज 1, तो इसका कोई रोल नहीं है, तो पहले वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे 0 ही हो जाना है यहाँ पे। तो डिस्टिंक्ट है तभी डिस्टिंक्ट है तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर रिपीटेड होता कोई भी एक्साइज तब जाके हम यहाँ पे वो लगाते, ठीक है। सर मतलब m की जगह वो वैल्यू आएगी जो रिपीट हो रही है। हाँ नहीं, मल्टीप्लिसिटी, हाँ कितनी बार रिपीट हो रही है वो आएगी। जैसे अगर 2 आया 3 बार तो m की जगह क्या लेंगे? 3 लेंगे, 3 लेंगे, मल्टीप्लिसिटी है ना, m इज द मल्टीप्लिसिटी, m इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ xi, xi की मल्टीप्लिसिटी है। मतलब अगर मतलब इसलिए वहाँ आई नहीं लगाया था हमने कि उसमें कन्फ्यूजन ना हो कि हर की अलग लिखनी है, तो इसमें बस ये था कि जहाँ जहाँ मल्टीप्लिसिटी है मोर देन 1 अगर आ रहा है तो हमें उसमें क्या करना है कि उतनी मल्टीप्लिसिटी उसको लिखनी है, m³ माइनस m अपॉन 12, और उसमें हमें समेसन लेना है। तो जहाँ जहाँ मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी मोर देन 1 टाइम आएगा तब जाके यहाँ पे वो m यूज़ करेंगे हम, अदरवाइज नहीं। तो आपका यहाँ पे तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा, 1 माइनस समेसन डी आई स्क्वायर 6 टाइम। तो n आपका क्वेश्चन में 5 है, सो आपके क्वेश्चन में जो यहाँ पे है n की वैल्यू 5 है, समेसन डी आई स्क्वायर निकाल लीजिए। तो समेसन डी आई स्क्वायर निकालेंगे, सबका स्क्वायर करके सम कर दीजिए, ठीक है, और पुट कर लीजिए यहाँ पे। सो डी आई स्क्वायर का सम करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, n है आपके पास 5 है, 5³ माइनस 5, तो वो करके आप सॉल्व कीजिए। जैसे ये बता रहे हैं कितना आया था 0.72, ये तो ये 0.725 0.725 है ना, तो इस तरह से है।
और यहाँ 0.58 हो गया। ठीक है जी, देख लीजिए। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो फॉर्मूला लिखा है ना उसमें भी ऐसे ही आएगा, जो पहले फॉर्मूला मैंने लिखा है, चाहे ये इसका हो। अब म्यू फोर कैसे निकालना है, तो म्यू फोर अभी आपने देखा था, म्यू फोर इज समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4। तो ऐसे ही अगर मैं कोई डेटा दे दूँ आप म्यू फोर निकाल लोगे। म्यू टू क्या है, सो म्यू टू इज समेसन एक्स, अच्छा यहाँ 1/n भी तो होगा, है ना। तो ये है 1/n एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर, क्योंकि ये मोमेंट्स है, डिस्क्रिप्ट है ना, डिस्क्रिप्टिव में। रैंडम वेरिएबल में वही था, मोमेंट्स होता ई ऑफ एक्स की पावर 4, फोर्थ मोमेंट जो सेंटर मोमेंट है, तो एक्स माइनस म्यू की पावर 4 का एक्सपेक्टेशन। सो इस तरह से है, यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे निकाल लेंगे, बस ये डेटा दे रखा होगा, अब ये कैलकुलेट कीजिए और इसको पुट कीजिए, क्या आएगा। सो जस्ट आपको सॉल्व करके पुट करना है, ठीक है ना। एंड म्यू 4 इज इक्वल टू, तो इस तरीके से आ जाएगा जो भी आप डेटा है। यहाँ भी ऐसे ही है, ये भी जो भी लिखा हमने, तो यहाँ म्यू है ना, तो इस तरह म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, तो यहाँ पे लिख रखा है। ये भी फॉर्मूला यही है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, जो भी डेटा उसमें यूज करने हैं। जैसे मेनली कैलकुलेशंस है ना, ये सब आपको बस कैलकुलेशंस है यहाँ पे। बाकी पीवाई क्यू देखो, अभी असाइनमेंट हो लगता आज आ जाएगा, कल मैं असाइनमेंट डिस्कस करूंगा इसका, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा दिया जो भी मिला है मुझे। तो ये है कि इसमें एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब ये कोई डेटा आपको दे रखा है, उसका एनालिसिस करने का मतलब मीन मीडियन मोड और क्या डिसाइड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, उसका इंटरप्रिटेशन बताना है कि कैसा डेटा है, क्या मीन मीडियन मोड है, इस तरह से ये है। कोई डेटा है तो उसके बाद एनालाइज करो उसको आप। तो एनालाइज कैसे करोगे, उसके बारे में वही मीन मीडियन मोड से फाइंड करके पता चल जाएगा कैसा है क्या प्रॉपर्टीज है। तो बाकी ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट इतना ही है, और इसमें देखना पड़ेगा और क्या है। और ये आपने ऑलरेडी जैम में भी कवर कर रखा है, फिर मैं कराऊंगा इसको, है ना, ताकि ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन असाइनमेंट आएगा। जब तक देखो क्या क्या आया हुआ एक बार चेक करते हैं। जो हमारे पास ये एक दो क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ। सो जो CUET का PYQ है उसमें चेक करो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ईयर वाइज वाला जो पेपर है ना, तो 24 का पेपर देखो उसमें क्या क्या है, जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्या क्या है, एक बार चेक करो। नहीं तो कल फिर डिस्कस करते हैं, ये है तो एक बार देखता हूँ मैं। अच्छा, ये मल्टीपल कोरिलेशन इसे भी कराना है क्या।
ये किस टॉपिक का क्वेश्चन दे रखा है? मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये सब लिखा दूंगा ऐसे फॉर्मूला इसका भी है ना। डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं आता ये सब, रिग्रेशन और उसमें आता है। सर इस बार के पेपर में मल्टीपल कोरिलेशन है क्या? इधर तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ कोरिलेशन एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन है सर। हाँ लेकिन ये कुछ भी बाहर से पूछ देते हैं एक्चुअली। ये पिछले वाला कई क्वेश्चन बहुत सारे सिलेबस के बाहर भी पूछ दिया था। उसको जो पेपर क्वेश्चन पेपर बना रहा है सिलेबस उनकी के गलतियाँ। आउट ऑफ सिलेबस आते हैं उसमें ग्रेस मार्क मिलते हैं क्या? हाँ मिलना चाहिए। आई थिंक लास्ट ईयर तुम क्लेम करोगे तो मिलेगा। वो आंसर की आने के बाद आता है ऑप्शन क्लेम करने का। सो इफ़ यू डू देन यू मे गेट, मतलब सबको मिलेगा फिर, ऐसे ही आपको ही सिर्फ मिलेगा। मार्क्स टू ऑल होगा फिर। उधर रिग्रेशन अभी पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन है, ढूंढना पड़ेगा इसमें क्या है। इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा कोई खास दिख नहीं रहा है। ठीक है असाइनमेंट आता है फिर देखते हैं। अभी मैं तो कल मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा जो PYQ के हैं, ठीक है ना। सो कल इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, नहीं तो मैं अभी कल यहाँ से थ्योरी स्टार्ट करूंगा अभी। सो कल इसका थ्योरी करवा दूंगा। एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रॉपर्टीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अल्ताव ये आप जानते होंगे, ये बेसिक है जो क्लास 12th का अगर आपने NCERT पढ़ा होगा तो उसमें ये है। क्लास 12th के NCERT बुक में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वही है ये कंटेंट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये सब क्लास 12th में है ना। फिर भी एक बार कल मैं रिवाइज करा दूंगा। तो आप क्लास 12th का जो NCERT बुक खोलो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ो उसका, उसमें आपको ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक उसमें ऑलरेडी है। फिर भी कल हम ये डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, फिर ये डिस्कस करेंगे कल हम। ठीक है जी। बाकी मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, ये फॉर्मूला आप याद रखना, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। PYQ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बहुत कम क्वेश्चन है इस टॉपिक से, इसलिए मिला भी नहीं मुझे। तो कल देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यही स्टॉप करता हूँ आज।